रिबॉर्न ऑफ डेमन किंग एपिसोड 5। रात को जब जहर सो रही थी तभी उसका फोन रिंग होता है, जिसके कारण उसकी नींद खुल जाती है और वह अपना फोन उठाकर अपने कान से लगा लेती है। उसने ये भी नहीं देखी कि फोन किसका है। उसे लगता है कि उसके असिस्टेंट टॉम की कॉल होगी और उसे कुछ जरूरी बात करनी होगी, तो वह कॉल पिक करके अपनी सिडिक्टिव आवाज में बोलती है, हेलो। वही फोन के दूसरी ओर तनिष्क, जो कि जहर को कॉल कर रहा था। जब वह जहर की इतनी मदहोश कर देने वाली आवाज सुनता है तो वह एक पल के लिए जम सा जाता है और वह खुद से ही सोचता है कि क्या सच में जहर इतनी कोमल आवाज में भी बोल सकती है। क्या वह इस आवाज के जरिए सामने वाले इंसान को रिझाने की कोशिश कर रही है। जब वह ये सोचता है तो वह अपने दांत पीस कर जहर से बोलता है कि जहर सिंघानिया, क्या तुम अपनी आवाज को इतनी नर्म और कोमल करके भी मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही जहर उसकी आवाज सुनती है तो उसकी सारी नींद उड़ जाती है और वो उबासी लेते हुए तनिष्क से बोलती है कि तनिष्क राठौर, तुमको क्या चाहिए जो तुम आधी रात को मुझे कॉल कर रहे हो। कम से कम मुझे मेरे आदमी के साथ एस्तोह कर लेने दो। तनिष्क जैसे ही जहर की बात सुनता है कि वो किसी और आदमी के साथ ऐसा कर रही है तो उसे जहर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसका मन तो इस समय जहर के पास जाकर उसके साथ जो आदमी था उसको जान से मार देने का कर रहा था और वह अपने दांत पीसकर जहर से बोलता है कि जहर सिंघानिया, तुम्हें अब भी लगता है कि यह सब हरकतें करने के बाद तुम कनिष्क की मां बन सकती हो। तो जैसे ही जहर ये सुनती है तो वह अजीब सी मदहोशी भरी आवाज निकालते हुए उसे बोलती है कि तनिष्क राठौर, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं कनिष्क की मां नहीं बन सकती। भूलो मत कि उसे जन्म मैंने दिया है और वह मेरा बेटा है। तुमने मुझे 1 महीने का समय दिया है, इसलिए ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। भले ही ये 1 महीना मेरे लिए मुश्किल होने वाला है, लेकिन मैं तुमसे अपना बेटा वापस लेकर ही रहूंगी। उसके बाद वह बिना तनिष्क को मौका दिए कॉल काट देती है। वही तनिष्क को जब इस बात का एहसास होता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वह अपने फोन को देखता है जिस पर उसकी कॉल काट दी गई थी। उसका मन तो कर रहा था कि वह इसी फोन को ले जाकर जहर के सिर पर फोड़ दे, लेकिन इस समय जहर उसके सामने नहीं थी, इसलिए वो गुस्से का घूंट पीकर रह जाता है और फिर दोबारा से जहर का नंबर डायल करता है। लेकिन नंबर डायल होने के बाद भी जब रिंग नहीं जाती तो तनिष्क को समझने में देर नहीं लगती कि जहर ने एक बार फिर से उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, जिसके कारण अब उसे जहर पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह गहरी गहरी सांस से लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। वही जहर उसे की कॉल काटने के बाद और नंबर ब्लॉक करने के बाद आराम से गहरी नींद के आगोश में जा चुकी थी, लेकिन उसकी इस हरकत के कारण तनिष्क की नींद बुरी तरह से उड़ा दी थी। तनिष्क अपने मैसेज इनबॉक्स को ओपन करता है और फिर जहर के नंबर पर मैसेज टाइप करने लगता है, जिसमें उसने लिखा था कि जहर सिंघानिया, भूलना मत कि तुम्हें कल 6 बजे राठौड़ मैंशन में आना है। अगर तुम 1 सेकंड भी लेट हुई तो भूल जाना कि मैं तुम्हें राठौड़ मैंशन में कदम तक रखना दूंगा, क्योंकि मैं ऐसी नैनी को अपने बेटे की नैनी नहीं बनने दूंगा जिसको समय की भी परवाह न हो। और तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं, और याद रहे 6 बजे तुम्हें आना है। अगर तुम लेट हुई तो मेरे मेंशन में तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वह अपना फोन साइड रखता है और फिर अपनी आंखें बंद करके बेड पर ले जाता है। अगली सुबह 6 बजे जहर राठौर मेंशन पहुंच चुकी थी। वो बाहर खड़ी होकर उसे राठौड़ मैंशन को देखने लगती है, जिसमें उसने शादी करने के बाद अपना पहला कदम रखा था और तनिष्क के साथ उसने पूरे 3 साल बताए थे, जिनमें कुछ धुंधली तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है और वह अपने सिर को झटकती है क्योंकि वह उन पलों के बारे में याद नहीं करना चाहती थी। उसके बाद वह अपने कदम राठौड़ मैंशन की तरफ बढ़ा देती है और जैसे ही वो में डोर के पास जाती है तो उसे वहां पर घर का बटलर रामू काका दिखाई देते हैं, जो कि शायद उसका ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो जहर को देखते हैं तो वह मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अरे मिस सिंघानिया, आप आ गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। चलिए। तो जहर उन्हें देखकर बोलती है कि नमस्ते रामू काका, कैसे हैं आप। जैसे ही रामू काका जी उसके मुंह से खुद के लिए वही रिस्पेक्ट वाले शब्द सुनते हैं तो वह खुश हो जाते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिटिया, तुम बताओ कि तुम कैसी हो। तो जहर मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं जैसी भी हूँ आपके सामने हूँ। उसके बाद वो जल्दी से अपने पैर से एक बॉक्स निकलती है और फिर उसे रामू काका को देते हुए बोलती है कि रामू काका जी, आपके लिए मैं आज ही लेकर आई हूँ। मुझे पता है कि जी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। जैसे ही रामू काका जी सुनते हैं तो वह खुश हो जाते हैं और जहर के हाथ से वह तोहफा लेकर बोलते हैं कि थैंक यू बिटिया, मुझे आज भी अपना वही रामू काका करने के लिए। राठौर मैंशन में जहर की शादी के समय सिर्फ रामू काका ही थे, जो कि वो सबके साथ अच्छा बिहेव करते थे, वरना घर में जो भी नौकरानियां थी वो उसके साथ भेदभाव जरूर करती थी, क्योंकि उन्हें भी की बात अच्छे से पता थी
कि तनिष्कों से बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तनिष्का के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन अब जहर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जहर रामू काका से पूछता है कि रामू काका घर पर कौन है, तो रामू काका उसे बताते हैं कि मैं हमेशा सिंघानिया घर पर बड़े साहब हैं आपका इंतजार कर रहे हैं और छोटे साहब अभी सो रहे हैं। जैसे ही ये सुनती है तो वह रामू काका से मुस्कुराते हो बोलती है कि रामू काका आप मुझे मिस सिंघानिया की जगह अगर जहर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जहर नाम सुनते ही रामू काका बोलते हैं कि अच्छा ठीक है बिटिया, आज के बाद मैं आपको जहर बिटिया ही बुलाऊंगा। उसके बाद वो उसे हाल में लेकर जाते हैं जहां पर तनिष्का पहले से ही बैठकर न्यूज़पेपर रीड कर रहा था। तनिष्क के कानों में जैसे ही कुछ कदम चलने की आवाज पड़ती है तो वह अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखता है तो उसके सामने जहर थी, जिसको देखकर उसकी आंखें खतरनाक ठंडी और गहरी हो जाती हैं। जहर को देखने के बाद वो एक नज़र घड़ी पर टाइम देखता है, जिस पर अभी अभी 6 बजने में भी 5 सेकंड बाकी थी, जिसको देखकर उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है और वो जहर को देखते हुए उसे टोंट मारते हुए बोलता है क्या बात है जहर सिंघानिया, तुम तो 5 सेकंड ही पहले आ गई। क्या तुम्हें डर था कि कहीं सचमुच में तुम्हें राठौड़ मैंशन में कदम नहीं रखना दूंगा। जैसे ही जहर ये सुनती है तो वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उससे पूछती है कि कनिष्क कहाँ पर है, तो तनिष्क उसे अपनी कड़क आवाज में बोलता है कि जहर सिंघानिया, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि मैं अभी तक तुम्हें ये हक नहीं दिया कि तुम कनिष्क के बारे में मुझे कुछ भी पूछ सको, तो और तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि तुम अभी के लिए जहां पर सिर्फ 1 महीने के लिए आए हो वह भी मेरे बेटे की नैनी बनकर, इसलिए अच्छा होगा। और दूसरी बात, हिम्मत भी मत करना उसे यह बात बताने की कि तुम उसकी माँ हो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। उसके बाद वह वहां से जाते हुए से बोलता है कि कनिष्क 8 बजे उठेगा और तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम मुझ उसे ये बात नहीं बताओगी कि तुम उसकी माँ हो। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वो वहां से उठकर चला जाता है। कुछ समय के बाद जहर और तनिष्क दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। तभी तनिष्क जहर को ऑर्डर देने वाली आवाज में बोलता है कि जो 2 अंडों को उबालो और सैंडविच बना लो और 1 कप ब्लू माउंटेन कॉफी बनाने की तुम्हें जरूरत है। जैसे ही वो जय बोलता है तो जहर, जो कि उसको दूर कर देख रही थी, वो उसकी आवाज सुनकर अपने दांत पीसकर उसे बोलता है कि प्रेसिडेंट राठौर मुझे माफ करो, लेकिन मैं अपने बेटे की नैनी बनाकर जहां पर आया हूं तुम्हारी सेवा करने के लिए नहीं, और यही अच्छा होगा कि तुम मुझे ऑर्डर बना दो। जैसे ही तनिष्क जहर की बात सुनता है तो वह उसकी तरफ देखा है और मैं जो भी बनाऊंगी सिर्फ और सिर्फ कनिष्क के लिए ही बनाऊंगी। यह बात बोलने के बाद वह दूसरे मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और सीडीओ से होते हुए वो कनिष्क के रूम की तरफ चली जाती है। वही तनिष्क घर कर उसे दिशा में देखा है जहां से अभी अभी जहर गई थी। वह इतना जरा गुस्से में था कि वह इस समय एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकल पा रहा था। उसे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि जहर की जुबान इतनी ज्यादा तेज है। जब उसने जहर से शादी की थी तो वह अपने मन में सोचता है कि वह तब अंधा था जो ये चीज देख नहीं सका। उसके बाद वह हाल के डोर से बाहर हो जाता है और जोर से डोर को पटक देता है। वही जहर भी कनिष्क के रूम के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और वो उसे उठाकर बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी और उसके रूम के सामने शांति से खड़ी रहती है। और फिर जैसे ही वो देखी है कि 8 बजे बजने वाले हैं तो वह नीचे आकर बतला अंकल से पूछता है कि अंकल कनिष्क के उठने का टाइम हो गया है, मैं उसे खाने में क्या क्या दे सकती हूँ। तो वह उसे उसके खाने का रूटीन बनता है, जिसे सुनकर जहर जल्दी से किचन में चली जाती है। वही रामू काका जाती हुई जहर की आकृति को देखते रहते हैं और वो असहाय होकर अपना सिर हिलाते हैं। उनकी सोच में अगर तनिष्क के लिए कोई परफेक्ट थी तो वह थी जहर, और वही उसकी गर्लफ्रेंड समीर खुराना तो जहर के आगे कुछ भी नहीं थी। और वह जानते थे कि तनिष्क राठौर कितना ज्यादा खतरनाक है और वो उदास भी रहता था। वो सोचते थे कि तनिष्क कर ने बचपन से लेकर अब तक खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, इसलिए अब उनकी जिंदगी में भी एक हंसमुख इंसान आने की देर थी जो कि तनिष्क को हंसना सीख पाए। उनकी नजरों में समीर किरण बहुत ज्यादा घमंडी, बदतमीज और नौटंकी से बड़ी हुई लड़की थी जो कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा करना जानती थी। हालांकि वह अपनी बातों को खुलकर नहीं बोल सकते थे क्योंकि वह इस घर के मेंबर नहीं थे, वह इस घर के नौकर थे, इसलिए वह सिर्फ यही फैसला ले सकते थे कि वह किसी से कुछ नहीं बोलेंगे। वहीं जहर किचन में इस समय कनिष्क के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, जिसमें उसने 2 उबले हुए एंड सैंडविच और जूस तैयार किया था। और फिर वो सैंडविच पर एक स्माइली बना देती है और फिर उसे सैंडविच की तस्वीर खींचती है और उसे अपने बेटे और बेटी को भेज देती है। और कुछ समय के बाद वो उन्हें एक मैसेज भेजती है कि देखो मैंने तुम दोनों के भाई के लिए क्या बनाया है, क्या जी सुंदर नहीं है। वही चाहत जो कि समय घर घर कर उसे सैंडविच को देख रही थी, वो अपनी माँ का मैसेज देखकर स्माइल करती है
और फिर वापस मैसेज भेजते हो बोलती है कि मम्मी सच में जी सैंडविच पर स्माइली बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है और मैं भी इसके जैसी स्माइली को खाना चाहती हूँ। वही त्रिशा उसे सैंडविच को देखने के बाद अपने बिगड़े हुए बाबू के साथ चाहत को देखा है। और फिर वो बोलता है कि मॉम लड़कों को ऐसे बचकानी डिजाइन्स पसंद नहीं आती माँ, क्या तुम सिर्फ सिंपल सैंडविच नहीं बन सकती, क्योंकि तुम जानती हो कि भाई का नेचर कैसा है, वो कभी भी इस स्माइली वाले सैंडविच को पसंद नहीं करेंगे। जहर अपने बेटे का मैसेज पढ़कर एक पल के लिए तो हैरान रह जाती है, लेकिन फिर वह हंसते हंसते उसे मैसेज को नजरअंदाज कर देती है और खुशी खुशी अपना फोन अपनी जेब में रखने के बाद वो एक प्लेट उठाती है जिसमें उसने दोनों अंडे रखे हुए थे और एक सैंडविच सॉस और साथ में रोशन ने जूस का गिलास भी उसमें रखा हुआ था। ठीक 8 बजे वो जब दूसरी मंजिल पर पहुंचती है तो वह सामने अपने बेटे को रूम से बाहर आते हुए देखकर हैरान रह जाती है और वह देख सकती थी कि उसका बेटा उदास है और इस समय उसका मूड भी ठीक नहीं है। शायद वो इसलिए नहीं था क्योंकि इस समय उसके आसपास कोई नहीं था। तभी वह अपनी नर्म और कोमल आवाज में उसका नाम पुकारती है, कनिष्क। जैसे ही कनिष्क, जो कि अभी अभी आ रहा था, वो उसे देखकर एक पल के लिए अपने कदम रोक लेता है और घर घर कर उसे देखने लगता है। काफी देर तक जहर को घूमने के बाद वह अपनी सख्त आवाज में उससे पूछता है, वो तो क्या आप हैं, लेकिन आप जहां पर क्या कर रही हैं? क्या अब आप मेरे पिता को बहका नहीं सकी और उन पर अपना सिक्का जमा नहीं सकी? तो अब तुम मुझे अपने पक्ष में करने के लिए जहां पर आए हो भूल जाओ, क्योंकि तुम कभी भी मेरे पिता की जिंदगी का हिस्सा नहीं बना पाऊंगी। मेरे पिता की जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत आएगी और वह भी वह औरत जिसने मुझे जन्म दिया है। वही आज जहां ने उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, क्योंकि उसने इन सब बातों के लिए खुद को पहले ही तैयार कर लिया था। और वो मुस्कुराते हैं और फिर अपनी धीमी आवाज में उसे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे पिता को बहकने के लिए या फिर तुम्हें अपने पक्ष में करने के लिए जहां पर नहीं आई हूं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी देखभाल करने के लिए नैनी के रूप में जहां पर आई हूं। तो कनिष्क अपने गुस्से भरी आवाज में उसे बोलना है कि वो ऐसी बात है, लेकिन मुझे किसी भी नैनी की जरूरत नहीं है। और वो एक कपल के लिए पीछे हो जाता है, लेकिन फिर अपने कदम आगे बढ़कर वो शहर की साइड से निकल जाता है और अपने कमरे में वापस जाने लगता है। बिना ज्यादा सोचे समझे जहर भी उसके पीछे पीछे चली जाती है, लेकिन कनिष्क की चाल बहुत ज्यादा तेज थी और उसने बिना कुछ कहे ही अपने रूम में जाकर अपने रूम का डोर बंद कर लिया। जहर जब अपने बेटे को इस तरह जाते हुए देखते हैं तो वह भी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है और जैसे ही डोर बंद होने वाला था तब वह अपना हाथ आगे करके डोर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से जब कनिष्क को डोर को बंद करता था तो उसका हाथ बीच में आ जाता है और उसकी एक जोरदार चिक वहां पर गूंजने लगती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई शब्द दे रहा था और वह रोना चाहती थी, उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। वही कनिष्क भी के देखकर हैरान रह जाता है और वो जल्दी से डोर ओपन करता है और घबराकर जहर के उसे हाथ को देखने लगता है, लेकिन कहीं से भी उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वह घबराया हुआ है, क्योंकि उसके चेहरे पर अभी भी ठंडा भाग थे और वो जहर को देखा है। तो फिर उसे ज्यादा तरह के जी वही औरत है जो कि इस घर में नैनी के रूप में आई है और उसके पिता को बहकने के लिए आई है। तो वह अपनी तेज आवाज में उसे बोलना है, चली जाओ जहां से, और अगली बार अगर मेरे आसपास होने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ जो होगा इससे भी ज्यादा दर्दनाक होगा। तभी जहर भी एक जिद्दी इंसान की तरह उसे बोलता है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और कुछ पलों के बाद वह शांत होती है। अब उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसकी उंगली पर चोट आई है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है। जब तक वह हर मिनट हर सेकंड अपने बेटे के साथ रह सकती थी तो वह इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहते थे, क्योंकि उसे भी पता था कि उसका जी एक महीना बहुत ज्यादा दर्द भरा होने वाला है। और वही उसकी बात सुनने कर्क रेखा के चेहरे के बाद और भी ठंडा हो जाते हैं और उसकी आंखों में गिरना साफ देखी जा सकती थी। और वह सोचो कि तो मैं जहां पर सिर्फ इसलिए होकर तुम मेरी नैनी बनाकर मेरे पापा को खुश कर सकती हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये कर पाओगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और जो तुमने कपड़े पहने हुए हैं ना ही तो मुझे ये पसंद है, और तुम्हारा बिहेव वह भी सबसे ज्यादा घटिया और गंदा है जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसलिए अच्छा होगा कि तुम जहां से चली जाओ। जी कहना झूठ होगा कि उसके इतना कुछ बोलने के बाद भी जहर को दर्द नहीं होता। जिस सप्ताह के उसे अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए अपने बेटे से बोलता है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी यहीं पर रहकर अपना काम करूंगी। वही कनिष्क के सामने बहुत सारी लड़कियां आई थी जो कि हद से ज्यादा मोटी चमड़ी वाली थी, लेकिन आज तक रोशन ने कभी ऐसी औरत नहीं देखी थी जो कि जहर की तरह जिद्दी हो। हालांकि हो जितने भी औरतें आई थी जो जहर की तरह जिद्दी और मोटी चमड़ी वाली थी, वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक ही उसके पास देख सकी थी और
फिर वह भी अपने चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट लाते हुए जहर से बोलता है कि ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर कितने समय तक रह सकती है। तो जहर जल्दी से उसके रूम का डोर धक्का देकर ओपन करती है और फिर अपने हाथ दूसरे हाथ में जोक के उसने प्लेट पड़ी हुई थी उसे वह वही टेबल पर रखती है और फिर उसे बोलता है कि चलो पहले तुम फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल लो, उसके बाद तुम ब्रेकफास्ट कर लेना। जैसे ही उसने के बोल तो वह अपने कदम कनिष्क की अलमारी की तरफ बढ़ा देती है तन जो वह कनिष्क के लिए कुछ कपड़े निकाल सके और वो कनिष्क को देखने लगती है। कनिष्क उसे बिल्कुल भी नहीं रोकता। वही जहर जब उसकी अलमारी ओपन करती है तो उसके चेहरे के भाव बिगड़ जाते हैं और उसकी वह सिकुड़ जाती है और वह अपने बेटे से पूछता है कि कनिष्क, क्या तुम हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनते हो? जी, सिर्फ अजीब से कपड़े थी जिनको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि चीन नहीं है। पूरी अलमारी ब्लैक कलर, सफेद रंग या फिर ब्राउन कलर के कपड़ों से ही भरी हुई थी जिसे देखकर साफ पता लगाया जा सकता था कि कनिष्क भी अपने आप की ही कार्बन कॉपी है जिसे उसकी तरह ही अकेला रहना पसंद था और सिर्फ काले रंग के कपड़े या फिर ब्राउन कलर के जांच सफेद रंग के कपड़े पहने ही पसंद थी। उसे ये तक नहीं पता था कि छोटे बच्चे कैसे कलरफुल कपड़े पहनते हैं। हालांकि कनिष्क और त्रिशा दोनों ही एक ही उम्र के थे और उनकी कड़कती भी एक थी और साथ में उनकी उम्र भी एक थी, लेकिन अगर दोनों में कुछ डिफरेंट था तो वह थी यह था कि कनिष्क हमेशा ही तनिष्क की तरह ही अपनी जिंदगी जीता था, लेकिन त्रिशा उससे अलग था जो कि अपनी जिंदगी को खुलकर जीता था और वह कलरफुल कपड़े पहना था जिससे वह एनर्जेटिक लगता था। और कहीं गणेश के कपड़ों को देखकर यही लग रहा था जैसे कि उसके कपड़े किसी मिडल ईस्ट आदमी के हों। वही कनिष्क जो कि अभी हारा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर जहर उससे क्या कहना चाहती है, तभी उसके कानों में एक बार फिर से जहर की आवाज पर तीखी आवाज पड़ती है जो कि उसे बोल रही थी कि कनिष्क, तुम अभी सिर्फ 6 साल के नहीं हो, आप तुमको ऐसे कपड़े नहीं चाहिए क्या? बच्चों को कलरफुल कपड़े पहने नहीं चाहिए जिसे वह ज्यादा एनर्जेटिक लगे और सुंदर लगे, जैसे कि कार्टून वाले कपड़े, पिंक कलर के कपड़े, रेड कलर के कपड़े और ब्लू कलर के कपड़े। वही गणेश को जहर की बातें सुनकर शौक हो जाता है क्योंकि उसने आज तक कभी भी कार्टून को देखना तो दूर, उसने कभी कार्टून के बारे में सुना तक नहीं था और वह बचपन से ही तनिष्क के साथ बैठकर जा तो बिजनेस के बारे में बातें सुनता था जहां फिर न्यूज सुनता था, इसलिए उसे ज्यादा हैरानी हो रही थी। जहर जब कनिष्क को के बताती है कि उसके कपड़ों का रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो वही गणेश को से ऐसे देखने लगता है जैसे कि वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो, क्योंकि उसके बेडरूम में जो कपड़े थे वो हद से ज्यादा महंगे थे और जिन्हें पर्सनल टेलर आकार देकर जाता था, लेकिन वो शांति से फिर भी उसकी बात सुनता रहता है। तभी जहर उसे पूछता है कि कनिष्क, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने कभी ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं? तो कनिष्क के चेहरे के बाद गुस्से वाले हो जाते हैं और वो जहर से बोलता है कि इससे आपका कोई मतलब नहीं है, मैं वो सब क्यों पहनूं, मैं बस अपनी मर्जी से कपड़े पहन लूंगा और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी कोई बात सुनाना चाहिए और आप बहुत ज्यादा शोर मचाती हैं। जैसे ही वो जय बोलता है तो उसकी बात सुनाकर जहर हैरान रह जाती है और वो उसको हैरानी से देखने लगती है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती कि कनिष्क अपनी जगह से खड़ा होता है और उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देता है, जिसके कारण जहां लड़खड़ा जाती है, लेकिन जल्दी से खुद के लड़खड़ाते कदमों को संभाल लेती है और फिर जाकर वो बेडशीट को सही करने लगती है। तो कनिष्क जो कि कब से जहर के रूम से बाहर जाने का इंतजार कर रहा था, वो जब जहर को इस तरह देखा है तो वो उसको बोलना है कि मेरी बिस्तर पर हाथ मत लगाओ, और तभी वो एक छोटे से पीले रंग का भालू का कुत्ता जो कि हाथों से बनाया हुआ था, वो गिरने वाला था, वो जल्दी से उसे पकड़ लेता है। लेकिन वहीं जहां ने भी उसे छोटे से कुत्ते को पहचान लिया था जब वो बहुत ज्यादा छोटी थी, तो उसे उसकी माँ के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो एक शॉप से जाकर उसके लिए कोई खिलौना खरीद सके। भले ही वो सिंघानिया परिवार की बहुत थी, लेकिन फिर भी सिंघानिया की तरफ से उसे एक पैसा भी नहीं दिया जाता था और उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा नरक भरी थी। और फिर वो अपने हाथों से एक छोटा सा भालू का कुत्ता बनाकर उसे नहीं जहर को दिया था। जहर भी अपने जन्मदिन पर उसे कुत्ते को पाकर बहुत ज्यादा खुश थी और जब उसकी शादी तनिष्क से हुई थी तो उसकी माँ कोमा में थी, जिसके कारण वह उसे कुत्ते को भी अपने साथ ही ले आई थी और काफी समय तक तो उसने उसे कुत्ते को अपने पास रखा। लेकिन कुछ ऐसे समय भी आए जब उसने उसे खो दिया था। उसने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वह ढूंढ पाए, जिसके कारण वो कुछ दिनों के लिए बहुत ज्यादा निराश भी रही थी। लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो छोटा सा बालू का कुत्ता उसके बेटे के पास होगा, लेकिन आप वो उसे छोटे से कुत्ते को अपने बेटे के पास देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और वह ये सोचकर ही मुस्कुराए जा रही थी कि उसका बेटा तो पहले ही उसे कुत्ते के द्वारा उसके बहुत ज्यादा करीब है।
और फिर उसने बिना किसी है की चाहत के अपने कदम कनिष्क की तरफ बढ़ा देती है और वो कनिष्क के चेहरे पर इस समय ठंडा भाग थे, लेकिन जहर इस बात पर ध्यान नहीं देती और वो जल्दी से उसके पास जाकर नीचे फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और फिर कनिष्क को ध्यान से देखने लगती है। उसके बाद वो उसके हाथों में पड़े हुए उसे छोटे से कुत्ते को देखने लगती है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। बस फर्क इतना था कि वह जिंदा नहीं सिर्फ एक भालू था। उसके बाद वो अपनी नर्म आवाज में कनिष्क से पूछता है कि कनिष्क, क्या तुम्हें ये पसंद है? जैसे ही वह चाहिए बोलती है तो अपना हाथ ऊपर उठकर उसे कुत्ते को छूने की कोशिश करती है, तो तभी कनिष्का उसे कुत्ते को लेकर पीछे हट जाता है और जहर को घूरते हुए अपने गुस्से भरी आवाज में बोलता है कि मेरे कुत्ते को हाथ मत लगाओ। इससे पहले कि वो कोई रिएक्ट कर पाता, जहर उसे कुत्ते का कान पकड़कर खींचने लगते हैं। उसे कुत्ते का कान तो पहले ही टूटने की कगार पर था और वो जल्दी से टूट जाता है, जिसे के कारण जहर हैरान रह जाती है और वही कनिष्क के चेहरे पर भी अजीब से बाहर आ गए थे। लेकिन तभी वो जोर जोर से रोने लगता है और फिर जोर से जहर को धक्का देकर उसे पर चिल्लाने लगता है। उसकी इस हरकत के कारण जहां तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कनिष्क कोश पर इस तरह से हमला कर देगा। वह तो बस कनिष्क को किसी तरह से सत्ता न देना चाहती थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो गया। वही वो इस समय कनिष्क को चोट पहुंचाने के डर से गणेश को पकड़ने की कोशिश नहीं करती और कनिष्क जो करता है उसे करने देती है। वही कनिष्क अपने भावों को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें और चेहरा रन के कारण दोनों ही लाल हो गई थी और अपने बेटे को इस तरह देखकर जहर चौंक जाती है। भाई रूम के बाहर अंकल रामू काका, जो कि कब से खड़े होकर उन दोनों माँ बेटे की हरकत को देख रहे थे, वो जब देखते हैं कि बात हद से ज्यादा बढ़ रही है तो जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि तनिष्क ने उसे पहले ही ऑर्डर दिया हुआ था कि जब तक बात हद से ना बिगड़े तब तक पूजा हर और कनिष्क के मामले के बीच तंग नहीं लड़ाई का। और अब रामू काका जब कनिष्क को इतना ज्यादा रोते हुए देखते हैं तो उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि कनिष्क इस समय कैसा फील कर रहा है, क्योंकि उसे यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि कनिष्क को इस समय जहर की असली पहचान नहीं पता कि वो उसकी माँ है जिसके लिए वो तरस रहा है, तो वो उसे भी जहां भागने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि कनिष्क ने पहले भी काफी लोगों को इसी तरह से जहां से भगा दिया था। क्योंकि तनिष्क देखना चाहता था कि आखिर जहर कहां तक जा सकती है, क्या वो कनिष्क के सामने टिक पाएगी। और वही रामू काका का मानना था कि जहर कनिष्क की असली माँ है और उन दोनों का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। और जहर भी कनिष्क के साथ काफी समय तक रह सकती थी, क्योंकि उन्होंने जहर की आंखों में कनिष्क को अपने साथ रखने की जिद साफ देखी थी। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही समय में इतना ज्यादा बड़ा हंगामा हो जाएगा, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा डर गए थे। और वह हकलाती हुई आवाज में कनिष्क का नाम लेते हुए बोलते हैं, छोटे बाबा, और फिर जल्दी से रूम के अंदर आ जाते हैं। वही कनिष्क की आंखें लाल हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसके नीचे ना होंठ भी बाहर की तरफ निकला हुआ था। उसके छोटे पीले कुत्ते को, जिसको उसने हमेशा संभाल कर रखा था, इस समय उसका कान गायब था और उसने उसको कसकर पड़ा हुआ था, जिसे सबसे ज्यादा वह प्यार करता था, और इस समय वह टूट गया था। वह अपने गुस्से बड़ी आवाज में जहर की तरफ देखने लगता है और रामू काका को चिल्लाता को बोलता है कि इन्हें अभी के अभी राठौर मैंशन से बाहर निकाल दो, मैं इन्हें आप जहां पर नहीं देखना चाहता। ज्यादा रन के कारण उसका गला सूख गया था और इस समय उसकी आवाज भी थोड़ी सी कर्कश थी, लेकिन फिर भी जहर देख सकती थी कि इस समय उसका बेटा कितना ज्यादा हट हुआ है। और वह हैरानी से अपने बेटे को ही देख रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटे से कुत्ते के कान के टूटने के कारण उसका बेटा इतने गुस्से में क्यों आ गया। वही राम काका ने उसके चेहरे के भावों को पहले ही नोटिस कर लिया था, इसलिए वो जल्दी से आगे आकर जहर को समझाते हुए बोलते हैं कि मिस सिंघानिया, आपने छोटे बाबा के सबसे पसंदीदा छोटे से पीले कुत्ते को क्यों तोड़ दिया? आप नहीं जानती यह कुत्ता छोटे साहब के लिए कितना ज्यादा जरूरी था। यह उनके पास उनकी माँ की आखिरी निशानी थी। उन्होंने यह बात थोड़ी सी फटकार लगाने वाली आवाज में कही थी, लेकिन वो जहर को इसकी तरफ इशारा कर रहे थे। भाई जहर भी उनकी बात की टोन से और उनकी आंखों के इशारे से वह अच्छे से समझ गई थी कि उसके बेटे के दिल में उसके लिए एक खास जगह है। अगर ऐसा ना होता तो शायद उसका बेटा उसके द्वारा छोड़ा गया वो छोटा सा भालू कुत्ता अपने पास इतना संजोकर नहीं रखता। ये सोचकर ही उसकी आंखें भी थोड़ी लाल हो गई थी और उसने अपने होंठ को काटकर अपने आंखों से बाहर निकलने वाले आंसुओं को रोक लिया था और वह इस समय एक दोषी की तरह अपना सर झुकाकर कनिष्क के सामने बैठी हुई थी। उसने मन में सोचा कि कम से कम कनिष्क जैसे कुत्ते आदमी से तो उसका बेटा बहुत अलग है, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि कम से कम उसे बदमाश आदमी ने उसके बेटे के मन में उसकी मां के लिए नफरत तो पैदा नहीं की थी।
और फिर अपनी नाम आंखें ऊपर उठकर वो अपने बेटे को देखते हैं और फिर जल्दी से कैसे कर अपने बेटे के पास चली जाती है। जब वो अभी भी रोते हुए जहर को घूर घूर कर देख रहा था तो उसे एहसास ही नहीं होता कि कब जहर जाकर उसे अपने गले से लगा लेती है। उसने कनिष्क को कसकर अपने गले लगा लिया था और वो कनिष्का को बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। वही उसके एक क्षण से कनिष्क पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जहर कुछ ऐसा करेगी कि वो जहां से जाने के बजाय सीधा उसे अपने गले से लगा लेगी। वो अपने मन में यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जहां तक उसके ऐसे डरावने एक्सप्रेशन को देखकर बाकी लोग तो जहां से भाग गए थे और ज्यादा समय तक तो बस के सामने रुकने की भी हिम्मत नहीं कर सकते थे, किंतु उन्हें डर था कि कहीं वो अपनी किसी गलत हरकत के कारण कनिष्क को गुस्सा ना दिल दे। लेकिन उसके सामने जो औरत थी वो सबसे अलग थी और वह उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी और उसने उसे अपने गले लगाने की भी पहल की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी भी रोने लग जाएगी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आंखें उसके सामने उसे कीजिए मेड रो क्यों रही है। हालांकि जब मुझे सोचता है तो उसे अपने दिल में एक अलग सा दर्द होता है, लेकिन जहर को अपने इतनी करीब देखकर वह उसकी कोमलता को भी महसूस कर सकता था, जैसे कि उसे उसकी खुद की माँ ने गले लगाया हो। वो इस समय ऐसा महसूस कर रहा था और शहर के करीबी होने के कारण उसे अपनी माँ की याद आने लगी थी और वो उनके करीब होने का एहसास करवा रही थी, जिसके कारण वो एक बार फिर चुप हो जाता है। और उसे अपनी माँ की बहुत ज्यादा आती थी, जिसके कारण वह भी अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और जल्दी से जहर को कसकर अपनी बाहों में बनने की कोशिश करता है। तभी उसके कानों में जहर की मीठी सी आवाज पड़ती है, जो कि अपने बेटे से बोल रही थी कि आई एम सॉरी कनिष्क, मुझे नहीं पता था जी कुत्ता तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे खुद अपने हाथों से ठीक कर दूंगी और इससे पहले जैसा ही बना दूंगी। जब कनिष्का उसकी यह बात सुनता है तब उसे से जल्दी से दूर हो जाता है और उसे घूर घूर कर देखने लगता है। इस समय वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था और क्यूट डेविल लग रहा था। तभी उसके कानों में एक बार फिर से जहर की आवाज पड़ती है, जो कि उसे बोल रही थी कि कनिष्क, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे इस छोटे से कुत्ते को पहले की तरह बिल्कुल एक नया जैसा बना दूंगी। बस मुझे एक मौका दे दो। वही कनिष्क को उसकी बातों को सोना करो उसकी और देख। शक बड़ी नजरों से देखने लगता है। उसकी आंखों में इस समय शक की एक्सप्रेशन साफ देखे जा सकते थे, जैसे कि उसे उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा ना हो। वही उसकी बात सुनकर कनिष्क के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, जिनको जहर ने भी नोटिस कर लिया था, और वो अपना हाथ ऊपर उठती है और अपने घर छुट्टी के नीचे गर्दन पर अपने 2 उंगलियां रखकर कसम खाते हो बोलती है कि मैं वादा करती हूँ अगर मैं इसे ठीक नहीं कर पाई तो मैं तुरंत जहां से चली जाऊंगी और फिर कभी भी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आऊंगी। बस मुझे एक मौका दे दो प्लीज। वहीं कनिष्क, जो कि बहुत ध्यान से जहर की बातें सुन रहा था, वो जहर को अपनी ठंडी आवाज में बोलता है कि अगर आपने इसे ठीक नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और फिर आपको मैं जहां से धक्के मारकर बाहर निकलवाऊंगा। और जल्दी से अपने उसे छोटे से कुत्ते को जहर के सामने कर देता है। भाई, उसकी धमकी सुनकर जहर अपना सर ना हिलती है और फिर उसके हाथ से उसे कुत्ते को पकड़कर रामू काका की तरफ देखती है और उन्हें एक पीले रंग का सी और धागा लाने को बोलता है। और फिर वह ध्यान से उसे छोटे से कुत्ते को देखने लगती है, जो कि बहुत ज्यादा गंदा था और घिसा पिटा हो गया था। वो साफ देख सकती थी कि कनिष्क ने अब तक इस कुत्ते की देखभाल बहुत ध्यान से की थी और वह ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके लिए वो अनमोल खजाना हो। जहां तक कि कनिष्क ने कभी तनिष्क को भी अपने उसे छोटे से कुत्ते को छूने का हक नहीं दिया था। तभी रामू काका जल्दी से आते हैं और सिलाई किट लेकर आते हैं, जिसमें कुछ सुई थी और अलग अलग रंगों की धागे थे। तभी उसे रूम में एक ठंडी आवाज गूंजती है कि यह सुबह सुबह जहां पर क्या हंगामा मचा रखा है, आखिर ऐसा भी क्या हो गया और जिस रूम की कैसी हालत कर रखी है तुमने कनिष्क। अपने पीछे से आई हुई तनिष्क की आवाज को सुनकर जहर हैरान रह जाती है और अपनी जगह पर जल्द से जाती है, क्योंकि उसने उसके वापस आने की उम्मीद नहीं की। ठीक है, वो अचानक से वापस आ जाएगा। सिर्फ वही नहीं थी जो कि हैरान थी, उसके साथ ही उसका प्यारा बेटा कनिष्क राठौड़ भी अपने पापा को अपनी नजरों के सामने देखकर दंग रह गया था, क्योंकि उसे भी इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अपने ऑफिस के टाइम होते हुए भी उसके पापा इस समय राठौर मैंशन में होंगे, क्योंकि तनिष्क सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल जाता था। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि उसका बाप अभी तक भी घर पर है। तभी जहर उसे अपने होश में आती है और फिर कनिष्क को देखने के बाद वो तनिष्क की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर देखती है और फिर उसे बताती है कि कुछ नहीं है, मैंने गलती से कनिष्क के छोटे से कुत्ते का कान तोड़ दिया था और अब मैं सिर्फ वही ठीक कर रही हूँ। और इसके अलावा उसने कनिष्क ने जो उसके साथ किया उसे बात के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला था। वही कनिष्क उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके साथ जितनी भी नैनी अब तक रही थी और अगर वो उनके साथ छोटी भी बदतमीजी कर देता है
उन्हें अपने से दूर भगाने के लिए या फिर कुछ और करता तो वह लोग तुरंत तनिष्का के सामने उसे की बुराई करनी शुरू कर देती थी और साथ में उसकी हमेशा भारत बुला कहती रहती थी। लेकिन जहर उन सबसे अलग थी, जिसने सिर्फ और सिर्फ खुद को दोषी ठहराया था कि उसने ही गलती से कनिष्क के कुत्ते का कान तोड़ दिया, क्योंकि जितना जोर उसे भालू को अपने पास खींचने के लिए जहर ने लगाया था उतना ही जोर कनिष्क ने भी उसे जहर से दूर करने के लिए लगाया था। गलती दोनों पक्ष से हुई थी, लेकिन फिर भी जहर ने वह अपने ऊपर ले ली थी और इस कारण कनिष्क बिल्कुल चुप रह जाता है। जहर की बात सुनकर तनिष्क के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और उसके होठों पर जहर का मजाक उड़ाने वाली हंसी दिखाई देने लगती है। लेकिन फिर वह जहर से बोलता है कि ठीक है, देखते हैं कि तुम इसे कैसे ठीक करोगी। तो जहर भी उसकी बात का उल्टा जवाब देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है मिस्टर प्रेसिडेंट राठौर, चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हें ठीक कर कर ही दिखाऊंगी। जैसे ही वह बोलती है तो तनिष्क के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसके बाद वो सिलाई किट से सी निकलती है और उसमें पीले कलर का धागा पिरोती है और फिर उसे छोटी सी पीले कुत्ते के टूटे हुए कान को बहुत ही अच्छे से सिलने लग जाती है। और उसने उसे पीले कुत्ते के बाकी हिस्से भी चौक थोड़े से फटे हुए थे और रुई के टुकड़े बाहर निकल रहे थे, उन्हें भी बहुत ही अच्छे से रफू कर दिया था। उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जय वही पुराना टूटा हुआ कुत्ता है जिसको देखकर कनिष्क की आंखों में चमक आ जाती है। तो जब जहर सिलाई करके हटती है तो वह एक बार उसे कुत्ते को अच्छे से चेक करती है और फिर अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाते हुए बोलती है कि हो गया, और फिर अपने छोटे से हाथ में उसे पीले कुत्ते को हिलाने लग जाती है। कनिष्क जल्दी से उसे कुत्ते को जब सही होते हुए देखता है। वही कनिष्क जब उसे छोटे से कुत्ते को ठीक होते हुए देखा है तो वह अपने कदम जहर की तरफ बढ़ा देता है और फिर उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ता है, लेकिन जहर उसे नहीं देती, बल्कि इसके बजाय वो अपनी धीमी आवाज में उसे बोलता है कि कनिष्क, मुझे बटलर अंकल ने बताया कि तुम्हारी जो स्किन है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो मैं अभी तो इस छोटे से कुत्ते को ठीक कर दिया है आज रात में, और तुम मिलकर इसे एक साथ नहलाएंगे तो कैसा रहेगा। जैसे ही वो चीज बोलती है तो कनिष्क इस चीज के लिए मना करना चाहता था, लेकिन जब वो उसकी तरफ देखा है और उसकी आंखों में सच्चाई देखा है तो वह अपना सर हाँ में हिलाते हुए उसे बोला कि ठीक है, लेकिन पहले मैं ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही जहर दे सुनती है तो वह मुस्कुराते हुए बोलती है कि ठीक है। उसके बाद वो जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ती है और उसके बालों को सहला देता है और वही कनिष्क को उसकी जेब हरकत देखकर थोड़े से अपने चेहरे के भाव बिगाड़ लेता है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, शायद उसे छोटे से कुत्ते को ठीक करने की वजह से था जिसे अभी अभी जहर ने ठीक किया था, और वो बस बिना कुछ बोले जहर को देखता रहता है। और वही जहर अपनी हरकत देखकर थोड़ा सा शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए बोलती है कि मुझे माफ कर दो प्लीज, लेकिन तुम बहुत प्यार हो इसलिए मैं अपने हाथ अपने कंट्रोल में ही नहीं रख पाए। और इसी के साथ बहुत शर्मिंदा होते हुए अपनी जीएफ को बाहर निकाल लेती है और अपना सिर नीचे झुका लेती है। और वही कनिष्क के सामने जहर पहली ऐसी इंसान थी जो उसके साथ की हरकत कर रही थी, और जहां तक बात उसके पिता की रही, वो कभी भी उसके साथ शरारत करते हुए नहीं देखा क्या था। और अब कनिष्क के चेहरे के भाव थोड़े से गंभीर हो गए थे और वह फिर से जहर से बोलता है कि मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाना नहीं बन सकती। जब जहर उसकी बात सुनती है तो वो उसका हाथ पकड़ने की पहल करती है और मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि चलो साथ में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए किचन में जाकर तुम्हारा ब्रेकफास्ट तैयार कर दूंगी। वही कनिष्क पहले उसके हाथ को देखा है जिसने उसका हाथ पकड़ा था, और फिर वो उसे औरत को देखा है और उसे उसका हाथ का टच बहुत ज्यादा कोमल और सॉफ्ट महसूस हो रहा था। उसने हमेशा अपने पास आने वाले हर एक औरत को खुद से दूर किया था, लेकिन बात की थी कि वह इस बार जहर को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था और फिर वह बिना किसी वजह से उसके साथ चलने लगता है। उसने एक बार भी जहर का अपना हाथ पकड़ने का विरोध नहीं किया। वहीं उन दोनों माँ बेटे ने तनिष्क राठौर को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था, जो कि हैरानी से अपने बेटे और अपनी एक्स बीवी को देख रहा था। लेकिन जब वह वापस अपने होश में आता है तो वह देखता है कि वो दोनों पहले ही घर रूम से बाहर जा चुके थे, और वह एक नज़र घूरकर रूम के उसे डोर की तरफ देखा है जो कि अब बंद हो चुका था, और फिर वह भी बिना किसी भाव के रूम का डोर ओपन करता है और उसे रूम से बाहर चला जाता है। उधर दूसरी तरफ जहर पहले ही कनिष्क को ग्राउंड फ्लोर पर लेकर जा चुकी थी और वो उसको डाइनिंग टेबल पर बिठाकर किचन में जाती है। वहीं उसके जाने के बाद कनिष्क किचन के डोर की तरफ ही देखे जा रहा था जहां अभी अभी जहर गई थी। उसको जहर का साथ कनिष्क के साथ से बिल्कुल अलग लग रहा था। तभी जहर किचन से बाहर आते हैं और एक बार फिर से कनिष्क के लिए खाने की ट्रिक तैयार करके लाती है। उसके अपने 2 अंडों को उबाल के उनका हॉट की शॉप में काटा था और उसे पर सॉस लगा दी थी।
और फिर रोशन ने एक सैंडविच तैयार किया था और उसे पर उसने एक स्माइली बनाई हुई थी और फिर एक जूस का ग्लास था। और उसके बाद वह जैसे ही कनिष्क के सामने उसको लाकर रखती है तो गणेश की बहू है आपस में सिकुड़ जाती है और वह उसे बोलना है कि मैं इसे नहीं खाऊंगा कि तो हॉट वाली ऐसी चीज लड़कियां खाती हैं जिनको की डिजाइनिंग पसंद होती है, मैं ऐसी नहीं खाऊंगा। और बिना किसी हिचक चाहत से वह खाना खाने से मना कर देता है। वही जहर उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है और फिर उसे बोलता है कि कनिष्क बेटा, तुम बड़े हो गए हो और भी बड़े हो रहे हो तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि तुम्हें भरपूर पेट भरना चाहिए। और जहर को अभी जी लग रहा था कि शायद उसका बेटा नखरे दिखा रहा है, इसलिए वो उसे समझाना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके बेटे को इस दिल के आकार का अंडा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वह नखरे नहीं कर रहा, वो बस इस संडे को खाना नहीं चाहता। लेकिन वह अपने बेटे को समझने के लिए उसे अंडे की एक बाइक लेते को बोलता है कि देखो जी, बहुत ज्यादा टेस्टी है, मैंने इसे अलग तरीके से तैयार किया है। और फिर वह सैंडविच खाती है। कनिष्क को सच मुझे भूख लगी हुई थी और वह जब जहर की बात सुनता है तो उसके पेट में भी अजीब सी आवाज आने लगते हैं जिनके कर्म से थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। जहर उसकी पेट की आवाज सुनकर मुस्कुरा देती है और फिर बोलते हैं कि ठीक है, तुम थोड़ा सा खा लो। कनिष्क को भूख तो लगी थी, इसलिए वो जहर को गुस्से से देखा है और बोलता है कि मैं जिस चीज नहीं खाऊंगा जिसे तुमने पहले ही झूठ कर दिया है, इसलिए आप मेरे लिए फिर से और बनाओ। जैसे ही जहर उसकी बात सुनती है तो वह मुस्कुराते हो बोलती है कि ठीक है, तुम 5 मिनट इंतजार करो, मैं दोबारा से बनाकर लाती हूँ। ये तीसरी बार था जब वह अपने बेटे के नखरे को झेल रही थी, लेकिन उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर उसका बेटा उसे 1000 बार भी बोलना तो वह 1000 बार भी अपने बेटे के लिए खाना तैयार कर देती। और फिर वह खुशी खुशी किचन में उसके लिए दोबारा से खाना बनाने के लिए चली जाती है। और उसने कनिष्क की इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना था, बल्कि वह तो खुश हो रही थी कि कनिष्क उसे अपना खाना बनवा कर खाना चाहता है और धीरे धीरे वह उसे अपना भी रहा है। कनिष्क की साफ देख सकता था कि जहर को उसकी परवाह है, हालांकि वह जी भी जानता था कि तनिष्क के अलावा किसी को भी असल में उसकी परवाह नहीं थी कि उसने खाना खाया भी है या नहीं। बाकी और लोगों की नजरों में कनिष्क सिर्फ तनिष्क का बेटा था और जब वो औरतें उससे शादी करके इस घर में आ जाती तो वो कनिष्क को आसानी से अपने रास्ते से हटा सकती थी। और उन्हें में से थी एक समीर खुराना, जो कि कनिष्क को किसी न किसी तरीके से इस घर से दूर कर फेंक देना चाहती थी और हमेशा से उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए भी तैयार थी। लेकिन अभी उसे की शादी तनिष्क से नहीं हुई थी, इसलिए वो कनिष्का को तकलीफ पहुंचाने के बारे में भी सोच नहीं सकती थी। लेकिन जहर के बारे में सोचकर ही इतनी कनिष्क का दिल जोरों से धड़कने लगता है, क्योंकि आज तक उसके करीब कोई भी इतना नहीं आया था जितना कि जहर आ गई थी। और छोटी छोटी बातों से भी उसे ऐसा महसूस करवा रही थी जैसे कि कोई उसका भी है जो उसका ध्यान रख सकता है। हालांकि उसे जी सब अजीब भी लग रहा था, लेकिन चाहे उसे कितना भी अजीब क्यों न लग रहे, चाहे उसका दिल जहर को अच्छा मानने के लिए भी तैयार हो गया हो, लेकिन उसका जो दिल था वो उसे की बात नहीं मान रहा था। और उसके मन में सिर्फ यही बात आ रही थी कि जहर सिर्फ और सिर्फ एक परेशान करने वाली औरत है जो सिर्फ उसे परेशान करती है। और वो इस समय गुस्से से खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था। लेकिन जब उसका ध्यान एक बार फिर से उसे एंड ब्रेक और सैंडविच पर जाता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। ऊपर से उसे एंड के साथ ऊपर लगी हुई सॉस और क्रीम को देखकर तो उसे और भी ज्यादा भूख लगने लगती है। उसने आज तक किसी का भी झूठा खाना नहीं खाया था, जहां तक कि तनिष्का का भी नहीं। लेकिन फिर भी उसने इस बात की परवाह नहीं की कि उसे एंड और सैंडविच को जहर ने खाया था। बाल के वह बिना किसी प्रवाह के अपना हाथ आगे बढ़ता है और उसे अंडे को खाने लगता है और फिर सैंडविच को उठाकर खाने लगता है। वही तनिष्क जो कि सीडीओ पर खड़ा था और नीचे आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान अपने बेटे पर जाता है तो वह रुक जाता है और अपने बेटे को जहर का झूठा खाना खाते हुए देखकर उसके चेहरे के भाव ठंडा हो जाते हैं और नाराजगी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। तनिष्क गुस्से से घूर घूर कर अपने बेटे को देख रहा था जो कि जहर का झूठा खाना खा रहा था, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने किसी का झूठ नहीं खाया था। और जहां तक कि अगर वो खुद भी उसके चम्मच तक को हाथ लगा देता तो भी वो बिना कोई रिएक्ट किया अपने चम्मच को बदल देता था और फिर कभी भी उसे चम्मच का इस्तेमाल नहीं करता था। और उसने ये सब बहुत बार तनिष्क के सामने किया था। कनिष्क जितना इसके बारे में सोच रहा था उतना ही उसे गुस्सा आ रहा था। और अब तो उसके खाने को जहर ने झूठ किया था, लेकिन उसका जी बेटा बिना किसी न करके और दिन उसे ब्रेकफास्ट को खा रहा था। वह अपने मन में बोलता है कि सच में ये सच में बदमाश है। इसके बारे में सोचते ही वह अपनी नाक से कोड़ लेता है और फिर उसकी तरफ देखने लगता है। और फिर वह अपने बेटे के पास आकर उसे से पूछता है कि कनिष्क राठौर, मुझे जी कैसे पता नहीं चला कि तुमने अपने तौर तरीकों को बदल दिया है।
और अब तुम दूसरों का झूठा खाना भी खा सकते हो। वही जैसे ही कनिष्क अपने बेटे की बात सुनता है तो वह बिना किसी चीज के अपनी नजरें ऊपर उठाकर उन्हें देखने लगता है। तो कनिष्का अपने पापा से पूछता है कि आपके कहने का क्या मतलब है। तो कनिष्का अपनी आंखें छोटी करके उसे देखते हुए बोलना, हाँ, कि तुम वह खाना खा रहे हो जो किसी और ने खाया है और तुम इसके विरोध भी नहीं कर रहे। और जब वह कनिष्का अपने पिता की बात सुनता है तो वह शांति से अपने पापा को देखा है और उसके बाद अपनी आंखें झुककर अपनी सैंडविच को जब तक खत्म नहीं करता तब तक वो गणेश की तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। और फिर जब वो अपने सैंडविच को खत्म कर देता है तो अपने पापा से बोलता है कि उन्होंने सिर्फ एक बाइट खाया था, वह भी साइड से। तो कनिष्क की बात सुनकर तनिष्क गुस्से से अपने दांत पीस कर बोलता है कि भले ही उसने साइड से वाइट खाया था लेकिन फिर भी यह झूठा है, और जब मैं तुम्हारे चम्मच तक को टच कर देता था तब तो तुम अपने चम्मच तक को बदल देते थे, और अब ऐसा क्यों कर रहे हो। जब कनिष्का अपने पापा की बात सुनता है तो वह अपनी पतली पल के ऊपर उठना है और उदास चेहरे के साथ अपने पापा को देखा है, लेकिन फिर अपने चेहरे पर शांत भाव लाकर उसे बोलना है, वह तो डैडी, क्या आप मुझे जी कहना चाहते हैं कि आपको मेरी नैनी से जलन हो रही है। वही तनिष्का अपने बेटे की बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्या सच में मुझे जलन हो रही है। वो अपने बेटे को देखा है जिसके चेहरे पर अजीबोगरीब भाव थे। वो समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगता क्योंकि उसका बेटा बिल्कुल उसकी एक बीवी की तरह मुंहफट था। वो अपने मन में सोचता है कि उसे जल्द से जल्द जहर को कनिष्क से अलग करना ही होगा, नहीं तो देर सवेर वो अपने बेटे को खो देगा, जो वो ऐसा नहीं चाहता था। और जितना वो उसके बारे में सोच रहा था कि कैसे जहर कनिष्क के दिल में अपने लिए जगह बना रही थी, तो उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। और वो बिना कनिष्क की तरफ देख जल्दी से अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा देता है और किचन में चला जाता है। तो वह देखता है कि जहर अपनी एड़ियों पर खड़ी होकर ऊपर से एक बॉक्स उतरने की कोशिश कर रही थी। हालांकि चाहे वो कितनी भी कोशिश करती और सलंग लगती, लेकिन उसका हाथ उसे डिब्बे तक पहुंच ही नहीं पा रहा था और उसके चेहरे पर चिंता और निराशा साफ देखी जा सकती थी। लेकिन फिर भी वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर एक पल के लिए तो तनिष्क उसके चेहरे में खो ही जाता है, लेकिन फिर जल्दी ही अपने होश में आता है और घर कर जहर को देखा है तो तुम इस तो खुद से ही बोलता है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चीज बदल गई, समय बदल क्या, लेकिन इस बेवकूफ का सोता कद नहीं बदला। हालांकि वो अच्छी तरह से जानता था कि भले ही वो इस समय जहर से नफरत करता है, लेकिन उसे जहर की बॉडी बेहद पसंद थी और वो खूबसूरत ही नहीं, हद से ज्यादा खूबसूरत थी। और वो किसी भी तरीके से जहर की बॉडी का स्वाद चखना चाहता था, लेकिन ये सिर्फ उसकी डिजायर थी जिसे अब जहर कभी पूरा नहीं होने देने वाली थी और किसी का भी ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी। और इसी समय उसकी पीठ तनिष्क की ओर मुड़ी हुई थी और वो देख सकता था कि उसकी अपर बॉडी के पार्ट पूरी तरह से उभरे हुए थे। जैसे ही वो चलती तो उसकी कमर हिलने लगती थी, और अब जब वो छलांग लगाकर उस डिब्बे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी तो वो उछल रहे थे। वही जहर को इस तरह करते हुए देखकर अचानक से गर्मी का एक छल उसके पैरों से लेकर उसके माथे तक पहुंच जाता है, जिसे वो रोक नहीं सकता था। और फिर से एक बार उसकी छल सर से लेकर पैरों के नीचे चला जाता है और वह सीधा आप जहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। और वह ये सोचकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था कि जहर जानबूझकर उसे बहकने का काम कर रही है, और अब जब जहर नीचे पहल की थी इसलिए वो अब खुद को कंट्रोल करेगा नहीं। हालांकि जहर इस बात से पूरी तरह से अनजान थी। उसने सिर्फ ऊंचे सेल्फ पर रखे हुए उसे डब्बे को उठाना था, लेकिन उसका हाथ उसे डाबी तक पहुंच ही नहीं रहा था, जिसके कारण उसके चेहरे पर नए रास्ता साफ दिखाई दे रही थी। और वह थोड़ी नाराज भी लग रही थी क्योंकि वो सोच रही थी कि आखिर वो तक कैसे पहुंच जाए। और जैसे ही वो ये सोच रही थी, उसे अचानक से अपनी कमर के आसपास गर्माहट महसूस होती है, जिसके कारण वो चौंक गई। और इससे से पहले कि वो कोई रिएक्ट कर पाती, उसके कानों में तनिष्क की गहरी चुंबक जैसी आवाज पड़ती है जो बोल रहा था, क्या लेना है। जहर एक पल के लिए तो जी जाते हुए अपनी गर्दन घूमर तनिष्क की तरफ देखती है और फिर गुस्से से उसे बोलता है, तनिष्क राठौर, क्या तुम मुझे बहकने की कोशिश कर रहे हो। और वही तनिष्का अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे डिब्बे को उठना है, और जैसे ही वो जहर की बात सुनता है तो वो चौंक जाता है और अपने दांत पीसकर अपने मन में बोलता है कि इस औरत की इतनी हिम्मत कि वो मुझे पर इल्जाम लगा रही है कि मैं इसे बहकने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर वह उसे बोलता है कि मुझे इस तरह बात मत करो। वही जहर जब उसकी कुर्ती की नजरों को देखते हैं तो वह खुद को शांत करती है और फिर उसे बोलता है कि तनिष्क राठौर, मुझे जाने दो, मुझे अभी भी कनिष्क के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना है। और उसके बाद वह उसे दूध खेलने के लिए उसके हाथ से डब्बा लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। और फिर वो डब्बा लेकर जैसे ही वहां से मुड़ती है तो कनिष्क गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है
जिसके कारण जहर एक पल के लिए तो शॉक हो जाती है और फिर वह देखी है कि कनिष्क की लंबी परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी तो वो काउंटर से जाकर टकरा जाती है, जिसके कारण उसकी पीठ में हल्की सी चोट लग जाती है और वो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है और उससे पूछता है कि तनिष्क राठौर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। उसकी आवाज धीमी थी और उसकी आवाज में गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता था, लेकिन फिर भी वो धीमी आवाज में जी बोल रही थी। उसे डर था कि कहीं उसकी तेज आवाज सुनकर कनिष्क किचन में ना आ जाए। तनिष्क जहर की बात सुनकर अपने होठों पर खतरनाक मुस्कान लाते हुए उसे बोलना है वह तो क्या मैं तुम्हें भाकर रहा हूं, और वह इसी के साथ जहर के और करीब हो जाता है। वही जहर उसे अपने और करीब आते हुए अपनी चुलबुली आवाज में बोलती है तो तुम इतनी अजीब सी आवाज में क्यों बात कर रहे हो, और ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है, तुम जहां पर किस लिए आए हो। वह अपने दांत पीसकर जब उसे ये पूछता है तो उसे की इस हरकत के कारण तनिष्क हैरान रह जाता है और वह जहर की घमंडी नजरों को देख रहा था। लेकिन जब उसे एहसास होता है तो वह अपने दांत पीसकर जहर से बोलता है कि जहर सिंघानिया, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो, और ऊपर इल्जाम मेरे ऊपर लग रही हो। अगर तुम उसे काउंटर की और न झुकती और ना तुम सालक लगती तो तुम्हें क्या लगता है मेरा ध्यान तुम पर जाता, और तुम खुद को समझती क्या हो। जहर उसकी आंखों में गुस्सा साफ महसूस कर सकती थी, लेकिन फिर वो बिना किसी डर के हो के साथ अपने होठों को ऊपर की तरफ होती है और नकली मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती है और फिर बोलती है, ओह तो मिस्टर राठौड़, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप अभी भी मेरे लिए कुछ महसूस करते हैं। जैसे ही वह ये सुनता है तो वह हैरान रह जाता है, और वही उसकी हरकतों को देखकर जहर भी हैरान थी। उसे सच में अब यही लग रहा था कि तमीज को उसके लिए अभी भी फीलिंग्स रख रहा है, लेकिन फिर वह गुस्से से उसे घूरते हुए पूछता है, क्या तुम्हारी उसे समीरा खुराना को पता है कि तुम मेरे लिए अभी भी कुछ फील करते हो। लेकिन फिर गुस्से से वह अपनी आंखों से कोड लेती है और अपनी दांत पीसकर गुस्से भरी आवाज में उसे बोलते हैं कि मुझे माफ करो, लेकिन अब मुझे तुम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। तनिष्क राठौड़, जब जब मैं तुम्हारा की घटिया चेहरा देखती हूं ना तब तब मेरा मन उल्टी करने का करता है और मेरी भूख खत्म हो जाती है। उसके लिए बोले हुए शब्द तनिष्का के गुस्से को भड़का रहे थे। जहां तक कि जब तनिष्क उसकी आंखों में देखा है तो उसे सच में जहर की आंखों में अपने लिए नफरत दिखाई दे रही थी, लेकिन अगले ही पल जहर तनिष्क को खुद से दूध खेल देती है और अपने दांत पीसकर बोलती है कि दफा हो जाओ, क्योंकि मुझे तुम अपने आसपास नहीं चाहिए। तनिष्क के साथ आज तक कभी भी किसी ने इस तरह से बिहेव नहीं किया था और यह सिर्फ और सिर्फ जहर ही थी जो हर बार उसके साथ ऐसा बिहेव करती थी। 6 साल पहले जहर पूरी तरह से आज्ञाकारी बच्ची की तरह थी जो कि उसकी हर एक बात मानती थी, और जब उनका तलाक हो गया तो उसने खुलेआम उसे धमकी दी और उसका मजाक उड़ाया और पूरी जनता के सामने उसे नामर्द बोला। उसमें इतनी हिम्मत थी जिसके बारे में कभी तनिष्क ने अंदाजा तक नहीं लगाया था। जहर के साथ चेहरे को देखते हुए तनिष्क ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि औसत जब जहर इंडिया आई थी और उसके साथ जो बच्ची थी वो बिल्कुल जहर के साथ मिलती जुलती थी और दोनों के चेहरे में कोई फर्क नहीं था, लेकिन फर्क इतना था कि वो बच्ची किसी दूसरे आदमी की थी जिसके साथ मिलकर जहर ने उसे जन्म दिया था, और जहर के किसी अन्य आदमी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में सोचकर ही वो थोड़ा सा आशाएं महसूस करने लगता है। लेकिन फिर सो करके कैसे जहर उसे आदमी के साथ बैठकर ऊपर उसके नीचे कर हाथी होगी और प्लीज मोर प्लीज नोट बोलती हो कीजिए, सोचकर ही उसकी आंखों में जहर के लिए नफरत साफ दिखाई देने लगती है। और फिर वो ठंडी हंसी हंसते हुए बिना कोई रिएक्ट किया जल्दी से अपना सिर नीचे झुकता है और बिना जहर को कोई मौका दिए उसके होठों को काट लेता है। उसके काटने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जहर को सजा दे रहा हो, लेकिन साथ ही ऐसा भी था मानो वो उसे चूम रहा हो। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। जैसे ही तनिष्का उसके और करीब भाई तो उसके मुंह से एक करहा निकल जाती है और उसने तनिष्क की शर्ट पकड़ ली और उसे दूर करने की कोशिश करने लगी, हालांकि वह इतना मजबूत था कि वह उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। अचानक से जहर को ऐसा लगता है जैसे कि वो हवा में है और उसका पूरा शरीर काउंटर के पीछे की तरफ झुका हुआ था, और तनिष्क ने अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ा हुआ था और पूरी ताकत के साथ उसे किस कर रहा था। दोनों की बॉडी में सिर्फ और सिर्फ कब्जों का ही फैसला था और दोनों के शरीर में गर्मी बढ़ रहे थे। जहर ने तो फिर भी खुद को संभाला हुआ था, लेकिन जहर के इतने करीब होने के कारण तनिष्का खुद की इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसका निचला शरीर हिल रहा था, क्योंकि उनको कुछ ही समय में सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। तो फिर उसने जहर को छोड़ दिया और अपनी कर्कश आवाज में उसे एक बार फिर से बोलता है कि जहर सिंघानिया, क्या मुझे बहकाने से यही मतलब था कि तुम मुझे चाहती हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।
अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।